वेलकम टू द प्रवास टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, सेकंड क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने कि व्हाई वी डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम लोगों ने देखा था डिफिनेशन इलेक्ट्रिक सर्किट का कि एन interconnection of electrical elements is known as electric circuit. And why we design an electric circuit? तो हम लोग डिजाइन इलेक्ट्रिक सर्किट का इसलिए कर रहे थे ताकि एक रिमोट स्टेशन से या किसी सेंट्रलाइज्ड पावर स्टेशन से या किसी स्टोर्ड बैटरी से, जो वो सेंट्रलाइज्ड है, अब वहां से हमें अपने अप्लायंसेस तक पावर ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, उस सेंट्रलाइज्ड पावर यूनिट को और डिवाइस को कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। और हमने आपको एक बहुत ही आसान से एग्जांपल दिया था। देखिए हम छोटा बना दे रहे हैं, ये बैटरी था प्लस माइनस, यहां से हमने एक बल्ब लिया था, इसको यहां कनेक्ट किए थे और इसको यहां कनेक्ट किए थे। हमने क्या बोला था कि इस बैटरी के पास यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड था। बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये कंडक्टिंग वायर्स था, कंडक्टिंग वायर्स, और ये बल्ब था हमारा। कहीं बल्ब लिखेगा कहीं लैंप लिखेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या बोला था कि बैटरी और इस लैंप और बल्ब का इंटरकनेक्शन टोटल हमारा क्या कहलाया था, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका कॉम्बिनेशन, इस टोटल को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बोल रहे थे उसको, ठीक। अब इसके लिए हम लोगों ने एक इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ किया था। हमने क्या बोला था, हम बैटरी को ऐसे दिखा सकते हैं, ये बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, और यहां हमने किसको दिखाया था, बल्ब को। ये क्या था हमारा, बल्ब। ये क्या था, प्लस माइनस वोल्ट। ये क्या था, बैटरी, ठीक। तो कल हम लोग यहां पढ़ा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में। हम लोगों ने और क्या डिस्कस किया था पिछली क्लास में, चार्ज के बारे में। क्या डिस्कस किए थे हम लोग चार्ज के बारे में, हम लोगों ने चार्ज के बारे में यह डिस्कस किया था कि जो ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के जो ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मोबाइल है, बाकी सब इमोबाइल है। जो ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करता वो मूवेबल नहीं है, इमोबाइल का मतलब नॉट मूवेबल। और जो ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में है वो क्या है, मूवेबल। तो कंडक्टिंग मटेरियल कब, जिसके ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। और जिसमें 4 से 8 के बीच में हो जाएंगे, चूंकि ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो जिसके में 4 5 6 7 8 5 6 7 8 होगा वो क्या होगा, इंसुलेटर। जिसमें 4 होगा वो सेमीकंडक्टर, और जिसमें 1 2 3 होगा वो क्या होगा, हमारा कंडक्टिंग मटेरियल। तो जो ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो हम इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का मतलब समझेंगे क्या, चार्ज का मतलब हमेशा समझेंगे इलेक्ट्रॉन, ये वाला सिंबल। चार्ज का मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसी के कारण प्रोड्यूस होता है और इसी को हम यहां चार्ज बोल दे रहे हैं। अब हमने बोला था कि 1 इलेक्ट्रॉन पे -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है।
तो हमने आपको यह भी बताया था कल कि 1 कूलम्ब में 1 बाई, हम माइनस को डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। अभी हमको पता है कि चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी में हम जिस चार्ज के लिए बात करेंगे उसका वो क्या है, उसके नेचर का नेगेटिव ही है। 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, और ये किसके बराबर हो जा रहा था, ये हो रहा था 6.24 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब 1 कूलम्ब में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन था। ठीक, अब हम लोग फिर पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। किसके बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। क्या था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोल रहा था कि चार्ज इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इस यूनिवर्स में जितने चार्ज हैं वो सब क्या है, कांस्टेंट है, न बढ़ेगा न घटेगा। तो क्या बोला गया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट इसी पे बेस्ड था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज न क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये एक बॉडी से या एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल तक, या एक बॉडी से दूसरे मटेरियल तक ट्रांसफर किया जा सकता है, या वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक, एक जगह से दूसरे जगह तक क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ये हमारा पिछले क्लास था। अभी हम इस क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की या फ्लो ऑफ चार्जेस की। देखिए आपको यहां स्क्रीन पे दिख रहा है चार्जेस फ्लो करता हुआ, इधर एक इधर से इधर जा रहा है और दूसरा इधर से इधर आ रहा है। तो आपको पता होगा, अपने 10th क्लास में भी ये डिफिनेशंस पढ़ा होगा, अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। बहुत ही बेसिक सा चीज है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज करंट। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करता है। हमने बोला तो अभी कि जो कंडक्टिंग मटेरियल के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, कहां, आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल, और यही रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। कौन सा करंट, करंट बहुत तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट। रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अभी बोला हमने करंट बहुत सारा हो सकता है, मींस वाटर का। देखिए करंट बोलते किसको है, इंटेंसिटी ऑफ फ्लो को करंट बोलते हैं। वो किसी भी चीज का फ्लो हो सकता है, वो वाटर का फ्लो हो सकता है। तो बोल सकते हैं कि द रिवर करंट इज मोर और रिवर करंट इज लेस। धारा की प्रवाह, पानी की गति, पानी का फ्लो तेज होगा तो बोलेंगे वाटर करंट इज मोर। यहां हम बात किसके लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। यहां आपको दिख भी रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहां से इस तरफ फ्लो कर रहा है और इसमें वापस इस तरफ से इस तरफ आ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में फ्री थे वो अपने से मूव करने लग जाएंगे, क्या खुद से मूव करेंगे? नहीं, खुद से मूव नहीं करेंगे। देखो लॉ है दुनिया का, क्या लॉ है कि कोई भी पार्टिकल, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है या कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो वो तब तक इन द यूनिफॉर्म मोशन और मूवमेंट में रहना चाहेगा, या तब तक वो रेस्ट में रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, कहां, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है दोस्त, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ये भी स्थिर है, ये मूवेबल नहीं होता ऐसे ही कि मूव कर रहा है। यदि मटेरियल किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो ये स्थिर है, इसके पास एनर्जी नहीं है मूव करने के लिए, और जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाया जाए या उसको एनर्जी ना दी जाए तब तक वो मूव नहीं करता। देन यू जस्ट इमेजिन हाउ द इलेक्ट्रॉन फ्लोज इनसाइड अ कंडक्टर,
हाउ अ इलेक्ट्रॉन फ्लोज इनसाइड अ कंडक्टर। तो देखिए हम दिखाते हैं आपको कि हाउ अ इलेक्ट्रॉन फ्लोज इनसाइड अ कंडक्टर। देखिए हाँ, बहुत ही कंसाइज मैनर में हम आपको दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई मटेरियल है आपका, हम जब रेसिस्टर पढ़ाएंगे तब भी ये चीज हम आपको बताएंगे। ये कोई हमारा क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल, यहां लिख दे रहे हैं। वट एवर बी द टाइप ऑफ कंडक्टर। हम देखो भैया एक बात तो और ध्यान रखिएगा, हम इलेक्ट्रिसिटी में कभी भी इंसुलेटर के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। इंसुलेटर के बारे में बात नहीं करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। लेट अस अज्यूम ये कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर कितना भी प्योर हो जाए 100% प्योर नहीं हो सकता। वो 99.99% प्योर हो सकता है, 100% प्योर नहीं हो सकता। पेपर में देखिएगा गोल्ड का रेट आता है 99, 24 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड जो है उसका देखिएगा पेपर में लिखा होगा 99.99%, 100% नहीं होगा। हो सकता है ट्रिलियंस एटम पे एक डिफेक्ट बच जाए, किसी भी तरह का डिफेक्ट हो सकता है, किसी भी तरह का एक एलियन एटम अंदर में प्रेजेंट हो सकता है, किसी भी तरह की इंप्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी मटेरियल 100% प्योर नहीं होता। वो 99.9%, 99.999% प्योर हो सकता है, 100% प्योर नहीं हो सकता। अब सुनिए, बात हमारी उससे उससे कोई लेना देना नहीं, वो प्योर है, हमको बस इतना यहां एस्टिमेट करना। तो देखिए यदि ये मटेरियल इम्प्योर था थोड़ा बहुत भी, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाएंगे निगेटिव आयंस वाले। हो सकता है यहां एक पॉजिटिव आयंस वाला पाया जाए, बाकी सब तो निगेटिव आयंस ही था। निगेटिव आयंस क्यों कंसीडर कर रहे हैं दोस्त? क्योंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो देखिए अब लेट अस अज्यूम ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, देखिए हम इसे दिखा रहे हैं, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहां चिपका हुआ है। अब ये फ्री टू मूव तो है, देखिएगा यहां ये जो डॉटेड है गोल सा, फ्री टू मूव तो है, फ्री टू मूव तो है। देखिएगा और दिखेगा कलर आपको ठीक से, ये वाला ब्लूइश कलर का दिखा। हाँ, अब देखिए ये फ्री टू मूव तो है, लेकिन इसके पास मूवमेंट के लिए एनर्जी नहीं है। देखिए ऐसा हुआ होगा जब ये मेटल फॉर्म हुआ होगा इनिशियल वे में, अर्थ में या आपके किसी फैक्ट्री में, ठीक। जब मैन्युफैक्चर हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी, ये दौड़ रहा था इधर उधर और पता लगा इसके साथ किसी के साथ कोलाइड होकर कहीं अस्थिर हो गया। अब जैसे ही ये यहां से, अब इसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक दिख गया, कट गया था अभी, हाँ, एक ईएमएफ लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ईएमएफ। इसका पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एज नेम इंप्लॉय, एज नेम इंप्लॉय, एज नेम इंप्लॉय। देखिए और आपको आसानी होगा, इसको 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 हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कौन सा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, कौन सा इलेक्ट्रॉन भैया? वही जो फ्री था मूवमेंट के लिए। कहां प्रेजेंट था? आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कंडक्टर के, और कंडक्टर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। 4 हो जाएगा तो सेमीकंडक्टर हो जाएगा, और 4 से ज्यादा हो जाएगा तो इंसुलेटर हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी गई, ये मूव करना चालू किया। अब ये इसके पास जाना तो चाहा, लेकिन है क्या ये है क्या एक्चुअली? इलेक्ट्रॉन। ये है क्या? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज?
निगेटिव चार्ज, और ये भी इलेक्ट्रॉन्स है अंदर में। अब देखो ये इससे यहां से मूव करना चालू किया, लेकिन इससे टकराएगा नहीं, इससे रिपेल हो जाएगा, इससे भी रिपेल होगा, इससे भी रिपेल हो जाएगा, लेकिन इससे जाके क्या कर जाएगा दोस्त, कोलाइड कर जाएगा। फिर यहां से चलेगा, रिपेल करेगा, फिर रिपेल करेगा, फिर रिपेल करेगा, फिर रिपेल करेगा, यहां से यहां रिपेल करेगा, और तब ये फाइनली क्या होगा। अब देखो या तो रिपेल हो या अट्रैक्शन हो, या तो रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी इसको, इस मूवेबल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो खर्च करनी ही पड़ेगी, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो। यदि पॉजिटिव चार्जेस होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और निगेटिव चार्जेस से होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक, तो देखिए निगेटिव चार्जेस का रिपल्सन होगा और पॉजिटिव चार्जेस के पास अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, एनर्जी तो चाहिए इसको। अब देखिए तो अट्रैक्शन में भी यहां एनर्जी रिपल्सन में भी एनर्जी रिलीज होगा और अट्रैक्शन में भी एनर्जी रिलीज होगा, दोनों ही कोलिजन में, एक तरह का कोलिजन ही हुआ ना, एक तरह का कोलिजन ही हुआ। ये आप इधर से एनर्जी, अब देखिए मैग्नेट्स होगा, अब दोनों ये इसको इधर से एनर्जी लगा रहा और ये इधर से इसको आने नहीं दे रहा, मींस इसकी एनर्जी तो खर्च हो रही ना, एनर्जी तो ये स्ट्रांग है, ये अपना पोजीशन नहीं छोड़ सकता, इसको फिक्स कर दिया। लेट अस अज्यूम दिस इज अ मैग्नेट, आप ऐसे समझिए ये मैग्नेट है कोई सा भी, ये दोनों सेम पोल का, ये भी नॉर्थ ये भी साउथ और ये भी साउथ, इस वाले को फिक्स कर दिए। ये थोड़ा छोटा मैग्नेट था, अब बताइए इसकी पोजीशन को फिक्स कर दिए, इसके पोजीशन को फिक्स कर दिए, ये इसके पास जाएगा, ये बहुत तेजी से इसको रिपेल करेगा तो ये भी तो इसकी ओर जाना चाहेगा, चूंकि इस पे फोर्स लग रहा था, लेकिन फिर भी इसके बगल से ये ऐसे होकर निकलेगा, तो एनर्जी तो इसका खर्च हुआ। तो वही एनर्जी जो डेसिपेशन होगा रिपल्सन और अट्रैक्शन में, कहां, अट्रैक्शन और रिपल्सन में, कहां अट्रैक्शन और रिपल्सन में, वही एनर्जी जो रिलीज होगी, वही एनर्जी जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से तो उसके सरफेस पे हमें इन द फॉर्म ऑफ हीट मिलता है, जिसको हम रेसिस्टर्स में बाद में चल के आई स्क्वायर आर इंटू टी और वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी के फॉर्म में हीट एनर्जी डिफाइन करेंगे। ये वही वाला एनर्जी है। अब सुनिए यहां तक, तो ये तो हमारी दो प्रॉपर्टी, एक तो यहां, और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इनसाइड चलता है वो क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होता है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव आयंस कर रहा है, मीन्स क्या, ये इसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, चलने से रोक रहा है, मतलब ये जाना चाहता था सीधा, तो कभी इससे रिपेल हो जा रहा है, कभी इससे रिपेल होकर इधर भागता है, कभी इससे रिपेल होकर इधर भागता है, तो इधर अट्रैक्ट हो जाता है, फिर यहां से एनर्जी मिलता है तो इससे रिपेल होता है, इधर जाता है, मीन्स क्या हुआ, ये इसके चलने में देखिए ना इस तरह का पाथ क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं जा पा रहा है, तो इस पाथ यही वाला, ये जो ऑब्स्ट्रैक्शन है, इसके चलने में जो अवरोध है, जो रुकावट है, इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो अब हम लोग मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन की ओर। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट, अभी हमने देखा था फ्लो ऑफ चार्जेज को, तो अब हम कंसीडर करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेज क्या है, एक यूनिक फीचर है ना भाई, एक यूनिक फीचर है कि कंडक्टर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, किसके, कंडक्टर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, जैसे ही हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करवा देंगे वो क्या करेगा, दौड़ना चालू कर देगा, मूव करना चालू कर देगा इनसाइड द कंडक्टर। तो देखिए फ्लो ऑफ चार्जेज को ही हम क्या कंसीडर करते हैं, करंट। जब चार्जेज को, जब इलेक्ट्रॉन जो मूवेबल था उसको हम एक एनर्जी प्रोवाइड यदि करवा देते हैं, क्या कर दें, एक एनर्जी प्रोवाइड कर दें, कहां, कैसे प्रोवाइड करवा रहे थे एनर्जी हम दोस्त, एनर्जी कैसे प्रोवाइड करवा रहे थे,
अरे भैया ईएमएफ लगा के, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा के हम एनर्जी प्रोवाइड करवा दे रहे थे। तो देखिए यहां आपके स्क्रीन पे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में लिखा है उसको एक बार जरा पढ़िए ध्यान से। बी नाउ कंसीडर द फ्लो ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को कंसीडर कर रहे हैं। अ यूनिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी इज दैट फैक्ट दैट इट इज मोबाइल। कौन मोबाइल है भैया, इलेक्ट्रॉन। ये जो चार्ज है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ये मोबाइल है। That can be transferred from one place to another where it can be converted in another form of energy। हमने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का करते ही क्या है हम एक प्लेस से अनदर प्लेस तक भेजते हैं जहां हम उसको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, इलेक्ट्रिकल टू लाइट टू हीट टू मैकेनिकल एंड वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज, वेरियस टाइप ऑफ गैजेट्स बी यूज। अब देखिए, अब हम जानना चाहते हैं एक सिंगल लाइन डेफिनेशन, किसका किसका डेफिनेशन, करंट का। अब देखिए क्या बोले करंट के बारे में। क्या लिखे, इलेक्ट्रिक करंट इज द current is the time rate, दिख रहा है, इलेक्ट्रिक कट गया दोस्त, इलेक्ट्रिक करंट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ऐसा यूनिट क्या लिखें, एम्पियर। बोला किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, कहां से, मान लिया जाए ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, ठीक, फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया से। अब हम इस वाले पार्ट को कंसीडर कर ले रहे हैं, देख लो। अब बोले इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये ए क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया, और यहां से जितना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास करेगा या पर यूनिट ऑफ टाइम पास करेगा, टाइम रेट, किसी भी पार्टिकुलर टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन वहां से पास करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर या चार्ज, चार्ज को ही हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, चार्ज। तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम को हम क्या लिख देंगे, करंट लिख देंगे। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम को हम क्या लिख देंगे, करंट लिख देंगे। तो यहां हम आराम से इस चीज को लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे भी, या तो स्मॉल आई और कैपिटल आई, दोनों से हम डिनोट कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, या तो हम आई लिखें, आई इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज, क्या बोला, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो जितने टाइम में एक पार्टिकुलर टाइम में एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स होगा दोस्त, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं करेगा। तो एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया से होकर किसी एक पार्टिकुलर टाइम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेगा या चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यही क्या है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इज द चेंज इन चार्ज, और ये डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम, चेंज इन है। अब देखिए यहां इसको मिटा ले रहे हैं हम, अब यदि ये चेंज जो लिखे हैं हम, ये वाला, ये डेल्टा टी के बारे में देखिएगा, आई इज इक्वल टू लिख रहे हैं डेल क्यू बाई डेल टी। इफ डेल टी टेंड्स टू जीरो, मतलब चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम
देखिएगा, यदि हम कहें चेंज इन टाइम, ये क्या डेल्टा टी यदि बहुत छोटा हो जाए, क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो क्या लिखें, देखिए लिमिट डिफाइन कर देंगे, आई इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई डेल ऑफ टी लिखेंगे। अब देखिए डेल ऑफ टी को यदि यहां पुट कर दें 0 तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसी टर्म को हम डिफरेंशिएशन के मेथड में लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी। यूनिट क्या लिखें दोस्त, एम्पियर। यूनिट क्या लिखें, एम्पियर। अब क्वेश्चन ये है कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? इज करंट अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी? और इसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में मान लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते। हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कहां मानते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या मान के चलते हैं, क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। इसको दिया किसने था, तो देखिए आपके स्क्रीन पे दो फिगर्स आया है। क्या कभी इनका चेहरा आप लोग देखे हैं कभी भी, एनीवेयर? जरा सोच के देखिएगा एक मिनट कि क्या कभी कहीं भी आपने फोटो में, कहीं भी फोटो में नहीं, कहीं ऐसी जगह पब्लिक प्लेसेस में जहां इन दोनों आदमियों में से किसी एक का चेहरा आपने देखा हो? देखिए ये जो साइंटिस्ट हैं जो आपको यहां ये जो फर्स्ट में दिख रहे हैं, यहां पे ये जो फर्स्ट में दिख रहे हैं, ये हैं हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आई डोंट थिंक कि दूसरा आदमी इसके जैसा कोई इनके बाद हमें नहीं लगता कि कोई आया, चाहे वो जितना बड़ा साइंटिस्ट रहा हो। तो जो हम लोग रावण पढ़ते हैं ना, रावण को रावण इसलिए कहा जाता कि उसके पास 10 दिमाग था। क्या था, 10 दिमाग था। ये भी एक मल्टीपल पर्सनैलिटी थी, ये सिंगल पर्सनैलिटी नहीं है। डॉलर देखो, डॉलर, अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर। फोटो देखिएगा अपने फोन में खोल के, सबके पास फोन है अभी, स्मार्टफोन। देखिएगा डॉलर पे जो फोटो लगा है, जैसे हमारे अपने यहाँ के रुपए पे, नोट पे गांधी जी की फोटो है ना, वैसे ही वहां के डॉलर पे ये इन्हीं बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब की फोटो है। ये इतने बड़े आदमी थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट, एक समाज सुधारक, एक अर्थशास्त्री, एक इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दे दिए हैं अमेरिकन्स को कि 350 साल में उसको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इतना शानदार कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दिया है इन्होंने। ही इज अ मल्टीपल पर्सनैलिटी, ही इज अ लीडर। जो आज अमेरिका लिखता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, उस यूनाइटेड स्टेट्स में जो 50 स्टेट्स हैं उन सबको यूनाइट करने का किसी को श्रेय जाता है सबसे बड़ा, तो ये इसी बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है, और बाद में चल के ये अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। यही बेंजामिन फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट थे, इनसे एक बार करंट के बारे में पूछ दिया गया। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, लेट अस एज्यूम इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स। यहां एक बैटरी लगा हुआ था, ये निगेटिव टर्मिनल था और ये निगेटिव था और ये पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगा, ठीक। तो इनसे एक बार ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया गया था कि भैया, जो सर सीनियर आदमी थे, तो पूछ लिया गया कि सर ये जो इसका डायरेक्शन है वो कैसा होगा। तो कैजुअली उन्होंने भी बोल दिया था कि भैया इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, तो करंट को इसके अपोजिट में फ्लो करना चाहिए। करंट को इसके अपोजिट में फ्लो करना चाहिए, मींस इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट हमेशा
इसके अपोजिट में फ्लो करेगा। किसने ये दिया था कन्वेंशन? ये कन्वेंशन था, दिया गया था, माना गया था, किनके द्वारा? किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। ये जो साइंटिस्ट दिख रहे हैं आपके बोर्ड पे यहां, इन्होंने दिया था, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दिया था। फिर बाद में इसको लॉजिकली प्रूव भी करना पड़ता है दोस्त। ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक कोई भी आप कन्वेंशन दे दिया और उसका कोई लॉजिक नहीं दिया, यूं ही आप बड़े आदमी है तो यूं ही नहीं होता। तो उन्होंने बोला ये पॉजिटिव पोटेंशियल इज मोर देन नेगेटिव पोटेंशियल एज वी न्यू द पॉजिटिव पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द नेगेटिव पोटेंशियल। तो बोला किसी भी चीज का जो फ्लो होगा दोस्त वो हमेशा पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा। तो इसको बोलते हैं हम हमेशा हायर पोटेंशियल, और ये हमारा नेगेटिव वाला क्या है? लोअर पोटेंशियल। एंड देन द वर्ल्ड कन्विंस, इनके इस कन्वेंशन से वर्ल्ड के साइंटिस्ट जो थे वो कन्विंस हो गए कि हाँ यार, अब किसी भी चीज का फ्लो जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होगा। पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे से ऊपर जब तक फोर्स ना लगाया जाए नहीं जाएगा। या एक टैंक से पानी दूसरे टैंक में आएगा कब? जब उस पहले वाले टैंक के पानी का लेवल, पोटेंशियल लेवल दूसरे वाले टैंक से क्या था? ज्यादा था। नहीं तो वाटर का फ्लो इस वाले टैंक से यदि लेवल बराबर हो जाएगा तो फ्लो नहीं करेगा। यही बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब है जिन्होंने क्या दिया? करंट का डायरेक्शन। लेकिन ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दोस्त आपके लिए बोल तो दिया हमने स्केलर है, लेकिन एक्चुअली ये स्केलर भी नहीं है, ये एक तीसरी तरह का क्वांटिटी है। हम लोग जो अभी तक पढ़ते आए दो ही क्वांटिटी नहीं, एक्चुअली तीन तरह के क्वांटिटीज होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। टेंसर को है ना भाई, एक डायरेक्शन पार्टिकुलर है ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, मींस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। इट इज ऑब्वियस, हम आगे आएंगे देखेंगे, आगे चलेंगे तो, कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट एक टेंसर क्वांटिटी, आगे चल के हम इसको प्रूफ करेंगे जब हम केसीएल पढ़ रहे होंगे किरचॉफ्स लॉ, तो वहां हम आपको प्रूफ करके बताएंगे हाउ द करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। लेकिन आपके एग्जाम में आ जाए यदि ये स्केलर रहेगा ऑप्शन में, आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन क्या होना है? स्केलर होना है। आपको टेंसर से कोई ज्यादा मतलब है नहीं, लेकिन हम बताएंगे आपको जब केसीएल पढ़ाएंगे तो कि व्हाट इज द टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी बेसिकली वो होता है कि उसके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन तो होता है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। किसको फॉलो नहीं करता? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ऐसे क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। हायर इंजीनियरिंग में पढ़ना है ये सब चीजें। अब देखिए ये जो सेकेंड वाला पिक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये हमारे एम्पियर साहब हैं, ए ग्रेट मैथमेटिशियन, अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ये भी कोई कम नहीं थे दोस्त, 12 साल की उम्र में लैटिन लैंग्वेज का मास्टर हो गया था ये आदमी। पैदा फ्रांस में हुआ, फ्रेंच था, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड द फिजिसिस्ट। पैदा हुआ फ्रेंच में और लैटिन भाषा में मास्टर्स हो गया और जाके सारा रिसर्च पेपर अपना लैटिन में लिख लिया ये। तो इन्होंने क्या किया, जो करंट का यूनिट, ऐसा यूनिट जो हम एम्पियर लिखते हैं वो इन्हीं के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, यही एम्पियर साहब के। एंटोनियो मारियो एम्पियर नाम था इनका, पूरा नाम एंटोनियो मारियो एम्पियर। इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम तो क्यों इतना रिस्पेक्ट दे दिया गया? इतना रिस्पेक्ट इसीलिए दिया गया दोस्त एम्पियर साहब को, क्योंकि यही एम्पियर साहब हैं जिन्होंने आमीटर बनाया। क्या किया? आमीटर बनाया। ये इन्होंने ही आमीटर बनाया था। जब मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं ना इंस्ट्रूमेंट में, वो सबसे पहले इन्हीं भाई साहब ने बनाया था, जिससे करंट एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता था। इसीलिए इनके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया? यूनिट करंट का क्या रख दिया? एम्पियर रख दिया। हाँ दोस्त, तो अभी तक हम अब इन साइंटिस्ट जो साहब थे इनको यहीं छोड़ते हैं और हम अपने सब्जेक्ट में आगे प्रोसीड कर जाते हैं। ठीक, इनके बारे में इतना ही जानना था आपको, क्या थे क्या नहीं थे। हाँ, एक चीज और जान लीजिए इन बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के बारे में। इनको बहुत प्रॉब्लम था, थंडरिंग होता था उससे, कि भैया ये थंडरिंग कैसे होता है।
और होता है तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है तो कितना स्टोर कर सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम था इनको इस बारे में। ये आदमी क्या करता था, बारिश के दिनों में सोने के तार का पतंग उड़ाता था। अब तुम सोचो पहले कि सोने का तार का क्यों, एल्यूमिनियम का तार का काहे नहीं, बहुत महंगा आता है सोना, चांदी के तार का क्यों नहीं, सोने का तार का ये आदमी पतंग उड़ाता था। और एक पार्ट उसका आमीटर के थ्रू कनेक्ट रखता था और ये मेजर करते थे कि करंट क्या होगा उसमें, वोल्टेज क्या रहेगा उसकी, ये वोल्टेज क्या रहेगा उसकी। देखिए एक इमेज दिखा रहे हैं हम आपको, यही थंडरिंग है, ऐसे ही थंडरिंग होता है, गिर रहा है, यही 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 थंडरिंग होता है दोस्त। तो ये जो थंडरिंग होता है, इस थंडरिंग का करंट और वोल्टेज क्या होता होगा, ये क्यूरियोसिटी थी इन बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब की, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब की क्यूरियोसिटी थी, ये बेंजामिन साहब की क्यूरियोसिटी थी कि भैया ये जो लाइटनिंग हो रहा है इसमें कितना करंट रहता होगा। तो बाद में इन्होंने ही डिस्क्राइब करके हमें दिया कि भैया 1 मीटर यदि आप एयर को कंडक्टर करना चाहते हैं, कितना, 1 मीटर, ऐसे ऐसे लिखिएगा कि फॉर 1 मीटर एयर बिहेव्स एज कंडक्टर। तो कितना वोल्टेज चाहिए पता है आपको, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। उंगली पे गिनो पहले कि कितना वोल्ट हुआ, उंगली पे गिनो पहले कि ये कितना वोल्ट हुआ, और तब हम बताते हैं कि जो थंडरिंग हो रहा है इसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना वोल्टेज होता होगा उसके पास, पता है कितना है। और जो थंडरिंग होता है वो मिनिमम 5 से 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस होता है, कितना, 5 से 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो मिनिमम मान लो 5 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर अबव से थंडरिंग हो गया अबव। तो इसके थ्रू हमने यही जाना कि भैया 1 मीटर एयर को कंडक्टर होने के लिए 3 × 10⁶ वोल्ट चाहिए। 1 मीटर एयर को कंडक्टर होने के लिए कितना चाहिए, 30 लाख वोल्ट। कितना चाहिए, 30 लाख वोल्ट। आंख बंद करके कहीं नहीं है, खोल के तो छोड़ दो। 30 लाख वोल्ट चाहिए 1 मीटर एयर। यदि हम चाहते हैं ना कि एयर में करंट फ्लो कर जाए, इफ आई वांट कि हमारा करंट एयर में फ्लो कर जाए, तो 1 मीटर एयर को कंडक्टर होने के लिए, 1 मीटर एयर को कंडक्टर होने के लिए 3 × 10⁶ वोल्ट या 30 लाख वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। और हमारे पास ट्रांसमिशन कितना है दोस्त अभी तक, हाईएस्ट ट्रांसमिशन इंडिया का बात करते हैं, इंडिया 765 किलो वोल्ट हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है इंडिया का। यूएसए कंपेयर तो उसी से करेंगे भैया, आजकल चल भी रहा है माहौल वैसा ही, चाइना तो गया। तो यूएसए का कितना है, 1500 किलो वोल्ट, 1500 किलो वोल्ट पे यूएस ट्रांसमिशन कर रहा है। कि इसको हटा दे रहे हैं हम यहां से। देखिए ये इंडिया का ट्रांसमिशन वोल्टेज है, हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज, और ये किसका है, यूएस का हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज। इंडिया का कितना, 7,65,000 वोल्ट, और यूएस का 15 लाख वोल्ट। भारत 1235 पे काम चल रहा है, कितना, 1235 किलो वोल्ट, 12,35,000 वोल्ट पे हमारे पास काम चल रहा है। अभी हमने इसको क्लियर नहीं किया है, अभी ऑन नहीं किया है, ऑन ये वाला है हमारा। तो सोच लो दोस्त, ट्रांसमिशन अभी तक ना कर पाए हम,
और 1 मीटर एयर को कंडक्टर करने के लिए इतना चाहिए, और 5 किलोमीटर ऊपर से वो गिरता है, तो इसमें 5000 से और गुना कर लो कम से कम, और तुम बता लेना कि थंडरिंग का जो वोल्टेज होता है वो कितना करोड़ वोल्ट होता होगा। इसीलिए ना दोस्त, जो थंडरिंग से जान जाती है लोगों की, कुछ दूरी पे भी थंडरिंग होता है तो उसके शौक से लोगों की जान चली जाती है दोस्त। इतना हाई वोल्टेज है। पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह समेट दिया जाए ना, पूरी दुनिया की इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह समेट दी जाए ना, जितना जनरेट हो रहा है पूरी दुनिया में, वट एवर बी द मेथड ऑफ जनरेशन, तब भी इतना ना हो सकेगा। इसका 10% 20% नहीं है, इतना इलेक्ट्रिसिटी एक स्पार्क में आता है, एक थंडरिंग में आता है। और इसकी क्यूरियोसिटी किनके पास थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के पास। इन्होंने ही बताया था कि क्लियरेंस के लिए कितना वोल्ट चाहिए, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो आप सेंटीमीटर से कर सकते हैं। मतलब अरे वेल्डिंग वाले के दुकान पे जाना नहीं यार, पूछना उससे वो क्या करता है जब वेल्डिंग करता है ना, ऐसे 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 मान लिया जाए इन दोनों को जॉइंट्स को वेल्डिंग करना है, तो ऐसे रख के वो वेल्डिंग यहां सटाता नहीं है दोस्त, उसको हल्का सा क्लियरेंस रखना पड़ता है। और आप लोगों ने प्रैक्टिकल तो किया ही होगा यार, फर्स्ट ईयर में आप लोगों को वेल्डिंग शॉप तो होगा ही। तो वेल्डिंग शॉप ने आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड था, उसको आपको टच नहीं करने बोलते थे टीचर, उसको कहते थे थोड़ा सा दूर रखना, एकदम हल्का सा, एकदम हल्का सा, एकदम हल्का सा क्लियरिंग डिस्टेंस रहेगा तब वेल्डिंग होगा। टच कर दोगे तो वेल्डिंग नहीं होगा। मींस व्हाट? स्पार्क आएगा कब? जब उस पर क्लियरेंस होगा। टच हो जाएगा तो स्पार्क नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो टच होने पे स्पार्क नहीं आता, क्लियरेंस पे स्पार्क आता है। खैर, यह आया समझ में कि कितना वोल्टेज होता होगा। अब आगे देखिए, हम लोग करंट डिफाइन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? करंट डिफाइन कर रहे थे। हमने क्या लिखा करंट को? I इज इक्वल टू dq बाई dt। I इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? dq बाई dt। यहां देखिए dq बाई dt। और क्या लिखे? I इज इक्वल टू डेल्टा q बाई डेल्टा। अब हम कहें यदि कि हम किसी कंडक्टर से होकर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, कितने का? 1 एम्पियर का। तो कब 1 एम्पियर फ्लो करेगा? जब 1 कूलम्ब का चार्ज किसी कंडक्टर के फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में पास हो जाएगा, तभी बोलेंगे दोस्त कि कितना फ्लो कर रहा है कंडक्टर से? 1 एम्पियर का। 2 कूलम्ब पास कर जाएगा तो 1 सेकंड, 2 कूलम्ब पास कर जाएगा 1 सेकंड में तो बोलेंगे 2 एम्पियर, और 1 कूलम्ब पास करेगा 2 सेकंड में तो बोलेंगे आधा एम्पियर का। क्वेश्चन ये ना पूछा जाएगा। अब सुनो क्वेश्चन इससे क्या पूछे जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भैया जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो उससे चार्ज कितना फ्लो करेगा? तो देखिए यहां कि उससे चार्ज कितना फ्लो करेगा? 1 एम्पियर। हमने बताया था आपको कि 1 कूलम्ब में 6.24 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्त। मतलब क्या? 6.24 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में यदि किसी कंडक्टर से होकर पास कर जाएगा, 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से होकर 6.24 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा, तो बोलेंगे उस कंडक्टर से होकर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अब देखिए, कभी कभी क्या करेगा ना, ये सेकेंड में चेंज कर देगा, यहां छोड़ देगा, ऊपर वाला चीज सेम छोड़ देगा। अब देखो 1 और यहां करेगा, यहां सेम छोड़ देगा। 6.24 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब नीचे कर देगा 0.5 सेकेंड। मतलब क्या? 0.5, तो ये इंटू 2 हो जाएगा ना दोस्त। मतलब क्या कि यदि इतना ही चार्ज आधे सेकेंड में, इतना ही चार्ज आधे सेकेंड में किसी कंडक्टर से पास कर जाए तो उससे होकर
2 एम्पियर का करंट फ्लो करने लग जाएगा और इतना ही चार्ज किसी कंडक्टर से होकर 2 सेकंड में फ्लो करेगा तो आधे एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। इज इट? अब देखिए, ये समझ में आया आपको कि 1 एम्पियर करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो करेगा तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे होकर पास करेगा, ये समझ में आ गया। अब सुनिए, अब यहां से आइए, यहां से आने से पहले हम अभी जो लिखे थे I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू कुछ भी रिप्रेजेंटेशन है दोस्त, वो वट एवर जो मन करे आपका आप लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू लिख सकते हैं। तो हम यहां से ये भी, यदि हमको करंट मालूम है और हमको टाइम मालूम है, चेंज इन टाइम मालूम है और करंट कितना फ्लो कर रहा है कंडक्टर से ये मालूम है, तो हम ये निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली कि कितना चार्ज उससे होकर फ्लो कर रहा है, निकाल सकते हैं। तो ये तो सीधा सीधा वाला था, टेढ़ा वाला देखते हैं इससे। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। अब ये तो डिफरेंशियल फॉर्म में है दोस्त, तो डिफरेंशियल फॉर्म वाले को क्या कर दें, क्या करें, अरे इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। देखो, जहां भी डिफरेंशिएशन होगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो आंख बंद करके दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा देना, इधर भी और इधर भी। ठीक, लेट अस अज्यूम करंट कांस्टेंट है और करंट कांस्टेंट का टाइम से निकलेगा ना भैया कि कितना टाइम में, करंट इज द व्हाट, करंट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम। इस टाइम का फंक्शन हो गया ना करंट, तो करंट किसका फंक्शन हो गया, सॉरी चार्ज किसका फंक्शन हो गया, टाइम का। अब देखिएगा, तो यहां T1 से T2 तक और ये Q0 से लेकर Q तक, मे भी Q0 जीरो हो सकता है, मे भी T1 जीरो हो सकता है, ये मे भी में है भैया, कोई जरूरी नहीं है कि हो ही। तो चार्ज को ये लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं चार्ज को इंटीग्रेशन फॉर्म में। तो यहां भी हम आपसे, तो दोनों को याद रखिएगा, इसको भी डी क्यू बाई सॉरी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू आई इंटू डेल्टा टी, और सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। और चार्ज का यूनिट आपको पता ही है, कूलम, हमने बताया है जब चार्ज पढ़ाया है, तो लेक्चर नंबर 2 में, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 2 में हमने चार्ज को बहुत ही अच्छे से वहां डिस्क्राइब किया है और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्जेस तक आए हैं, ऐसे ही नहीं उठ के आ गए कि इलेक्ट्रिक चार्ज डायरेक्ट करंट पढ़ा रहे हैं। लेक्चर नंबर बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 1 में देखिएगा, उसमें लेक्चर नंबर 2 लिखा हुआ है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेक्चर नंबर 1 में तो सिलेबस डिस्कस किए थे, सिलेबस भी देखना होगा, जो अभी नए हैं, जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो देख लीजिएगा सिलेबस भी जाके कि आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, एंड आई विल कवर एवरीथिंग, ईच एंड एवरी टॉपिक। अब देखिए, तो हम ये भी अभी डिस्कस कर लें थोड़ा सा कि करंट कितने टाइप का, 2 टाइप का स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, डीसी और एसी। क्या क्या, डीसी और एसी। तो देखिए, डीसी क्या और एसी क्या, डीसी और एसी, ये कांस्टेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंट WRT रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये वेरिएबल होगा, वेरीज विथ टाइम। बस इतना ही डिफरेंस है कि आपको स्क्रीन पे यहां दिख रहा होगा, देखिए कि डीसी करंट और डायरेक्ट करंट, करंट डेट रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। देखिएगा, ये टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है ना, देखिए ये रेड वाला ग्राफ टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट। जैसे जैसे ये टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, और ये क्या है, करंट एक्सिस है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, क्या ये चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डीसी करंट। डीसी करंट का फुल नाम डायरेक्ट करंट। एसी करंट में आइए, देखिए एन अल्टरनेटिंग करंट, पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट।
इज अ करेंट दैट वेरीज साइनसोइडली विथ टाइम। अब देखो जब हम एसी पढ़ाएंगे ना, एसी फंडामेंटल्स, तो वहां बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि साइनसॉइड ही क्यों यूज करते हैं एसी के लिए। क्या और किसी वेव को एसी नहीं कहते, या कहते हैं तो सिर्फ साइनसॉइड का यूज क्यों कहते हैं। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि ये करंट एक्सिस है और ये क्या है, टाइम एक्सिस है। क्या है, टाइम एक्सिस। ठीक से लिख लो भैया, कहोगे पता नहीं क्या लिख दिया। टाइम एक्सिस है और ये क्या है, करंट एक्सिस। तो देखो ना, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। एज टाइम चेंजेस, देखो ना ये टाइम प्रोग्रेस कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, एसी बोलेंगे। अब देखिए आगे वोल्टेज के बारे में डिस्कशन करें। किसके बारे में, वोल्टेज के बारे में। बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के पास कि भैया सर्किट में वायर में वोल्टेज फ्लो करता है कि करंट, और यदि करंट फ्लो करता है तो वोल्टेज क्या करता है, यदि करंट फ्लो करता है तो वोल्टेज क्या करता है। तो भैया ये जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आया कहां से, ईएमएफ से। कहां से आया, ईएमएफ से आया। अब सुनो पोटेंशियल, 10th क्लास में आप लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा होगा, हम सिर्फ डिफिनेशन बता रहे हैं भैया, जो नहीं पढ़े हो देख लेना 10th क्लास का किताब, कि पोटेंशियल बोलते किसको है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन ऐसे करते हैं कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पी तक लाने में उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज तक, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना वर्क डन किया जाएगा, उसी को उसको जिस पॉइंट पे लाके, उस पॉइंट पी का यदि इस पे लाके रखा गया है +1 कूलम के चार्ज को, कहां से, इनफाइनाइट से, तो इस पे वर्क डन किया गया होगा, कोई उठा के लाया होगा, तो जितना वर्क डन किया गया होगा वही इस पॉइंट पी का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। सिंपल। अब सुनो, ईएमएफ से पोटेंशियल डिफरेंस आया। ईएमएफ कर क्या रहा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा था। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या प्रोवाइड करवा रहा था, एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा था। देखिए यहां स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है इसको पढ़िएगा एक बार जरा। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज थ्रू एन एलिमेंट मेजर्ड इन वोल्ट। बोला कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसको, किसी यूनिट, बाद में जनरलाइज कर लेंगे हम इसको, बाद में इसको हम जनरलाइज कर लेंगे, अभी तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए देख रहे हैं। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी मटेरियल में मूव करने के लिए, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी मटेरियल में मूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही क्या है हमारा, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ईएमएफ भी वही कर रहा था ना, ईएमएफ क्या कर रहा था, उसको चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, फोर्स दे रहा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यही वो एनर्जी है। अरे भैया ऐसे समझो कि बिना एनर्जी का क्या कोई पार्टिकल मूव करेगा इस यूनिवर्स में, वो क्या वैक्यूम में रखा हुआ है क्या, वैक्यूम है अर्थ से ऊपर जहां सैटेलाइट सब मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ देते हैं उसी वेलोसिटी में, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, उसी एक्सिस पे मूव करते रह जाता है। लेकिन क्या है, हम लोग जहां एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में, अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में, और अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में इसको छोड़ रहे हैं तो अर्थ इसको अपनी ओर खींच रहा है, वर्क डन कर रहा है ना, इस पे फोर्स लगा रहा है ना, अर्थ फोर्स लगा रहा है ना अर्थ इस पे। तो भैया जब तक क्या हम इस किसी को भी, इसको यहां पे रख देंगे ये नीचे तो गिर जाएगा, लेकिन लेटेस्ट अज्यूम यदि यहां इसको आप फ्लैट सरफेस ऐसे रखो ना, ऐसे ऐसे देखो ये हाथ पे मेरा, इस पे यदि कोई फोर्स नहीं लगेगा क्या ये मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही है भैया, जब तक इस पे फोर्स न लगाओगे ये मूव नहीं करेगा। और इस पे जो फोर्स लगाने, तो फोर्स लगाए मतलब क्या, एनर्जी प्रोवाइड करिए, इसको एनर्जी प्रोवाइड किए तब ये मूव किया। तो जो एनर्जी प्रोवाइड किए पर यूनिट चार्ज, क्या एनर्जी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रॉन,
और यूं कहें एनर्जी प्रोवाइडेड टू द चार्ज टू मूव थ्रू एन एलिमेंट पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो डिफाइन कैसे करें इसको, देखिएगा। तो वोल्टेज क्या करता है दोस्त, वोल्टेज फोर्स है, या यूं कहें कि एनर्जी प्रो है कि चार्ज को वो कंडक्टर में क्या करेगा, मूव करवाएगा। तो वोल्टेज को क्या डिफाइन करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, डिफरेंशिएबल फॉर्म में। और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखें, V इज इक्वल टू डेल्टा W बाई डेल्टा Q। यूनिट क्या, वोल्ट, यूनिट क्या, वोल्ट। अब देखो, यदि हम कहते हैं इसका भी यूनिट वोल्ट, यदि हम कहते हैं कि किसी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, मतलब ये कि लेट अस अज्यूम ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ए, यदि हम कहते हैं कि इस पॉइंट ए और पॉइंट बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है, इसका मतलब ये कि किसी चार्ज को वट एवर बी दैट किसी चार्ज को, 1 कूलम्ब के चार्ज को यहां से यहां मूव करवाने के लिए 1 जूल की एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, 1 जूल की एनर्जी लगी होगी। मींस क्या कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, किस पे, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे 1 जूल का वर्क डन किया जाए, 1 जूल का वर्क डन किया जाए, तब वो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर जाएगा। वर्क डन, एनर्जी लिए, वर्क डन किया गया, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर जाएगा। तब हम बोलते हैं कि उसके बीच, तो एक पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट तक मूव किया, मतलब ए से बी मूव किया, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 1 वोल्ट। अब सुनिएगा, इसका एक कन्वेंशन है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है। अब तो एक चीज और ध्यान रखिए कि जूल पर सेकेंड, क्या, जूल पर कूलम को क्या बोलेंगे, वोल्ट। वोल्ट साहब वो साइंटिस्ट थे, वोल्ट साहब, अब आएंगे हम वहां तक भी, वोल्ट साहब वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैटरी बनाया था। इन्हीं की देन थी कि सबसे पहले कंटिन्यूअस फ्लो, कंटिन्यूअस करंट के बारे में इन्होंने सोचा, वोल्ट साहब ने, और तब हम आज इतना अच्छा से इलेक्ट्रिसिटी, पहले बैटरी ही आया था दोस्त, बैटरी ना आता तो यहां तक हम नहीं पहुंचते। बाकी बातें बाद में करेंगे और आगे। अब देखिए, इसका एक कन्वेंशन है दोस्त, यहां पे देखिएगा कि लेट अस अज्यूम ये कोई एलिमेंट है हमारा, वट एवर बी द टाइप ऑफ एलिमेंट, कट नहीं ना गया, चलो बच रहा है, और अच्छे से तुम लिख लो, देखो ये ए और ये बी, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला निगेटिव टर्मिनल, ए बी और ये वाला निगेटिव टर्मिनल, ठीक। तो यदि हम बोले इसके अक्रॉस का वोल्टेज VAB, तो VAB ही बोला जाएगा पॉजिटिव, ए रिस्पेक्ट बी, और बी रिस्पेक्ट ए बोल देंगे। यदि बी रिस्पेक्ट ए बोलेंगे तो माइनस लगा देंगे, माइनस ऑफ VAB, क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ VAB। कन्वेंशन याद रखिएगा, माइनस ऑफ VAB, ठीक। यही है हमारे वोल्ट साहब, इन्होंने ही बैटरी बनाया था। इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम वोल्टेज का यूनिट क्या रखते हैं, वोल्ट रखते हैं, इंटेन्यू वोल्टा, इंटेन्यू वोल्टा। ही इज एन इटालियन मैथमेटिशियन एंड द फिजिसिस्ट। अब देखिए, पावर के बारे में जानते हैं हम, किसके बारे में पढ़ें, पावर के बारे में। पावर, पी से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट कर लें, पी से। हाँ दोस्तों, देखिए पावर, पावर क्या है,
पावर इज द, अब तुम पावर का जो डिफिनेशन पढ़े थे 9वीं क्लास में, 9th में, या फिर फर्स्ट ईयर में, या फिर जो 11 12 किए होंगे उसमें, तो वो वाला डिफिनेशन अब यहां डिस्कार्डेड है, वो वाला डिफिनेशन तुम्हारा नहीं चलेगा। यहां हम क्या लिखेंगे, पावर इज द टाइम रेट ऑफ expanding और absorbing एनर्जी। ऐसा यूनिट क्या लिखें इसका, वॉट। पावर का ऐसा यूनिट क्या, वॉट। अब ध्यान से पढ़ो, पहली बार ये डिफिनेशन मिला तुमको ये डिफिनेशन पहली बार मिला। द टाइम रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी, द टाइम रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी। अब बोलोगे ये कौन नया चीज आ गया, टाइम रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी। बोला ये गया भैया कि किसी भी सर्किट का पावर, तो सर्किट में क्या क्या हमारा सर्किट एलिमेंट्स अभी तक हम दो ही तरह के मान के चले, कौन सा, एक वो सोर्स जो पावर डिलीवर करेगा और दूसरा सिंक जो पावर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, एक सोर्स जो पावर डिलीवर करेगा और दूसरा सिंक जो पावर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, अब जैसे ऐसे हम सर्किट एलिमेंट्स में सब कुछ डिटेल्स में आने वाले हैं। तो बोला कि सर्किट में एक्सपेंडिंग मतलब डिलीवरिंग और एब्जॉर्बिंग मतलब डेसिपेटिंग। एक्सपेंडिंग मतलब डिलीवरिंग और एब्जॉर्बिंग मतलब डेसिपेटिंग। तो बोला कि किसी सर्किट में जब तक सोर्स और लोड दोनों नहीं होगा, सोर्स और सिंक दोनों नहीं होगा, तो सर्किट का कोई काम, सिर्फ जनरेटर क्या कर लेगा, बल्ब ही नहीं होगा तो, या सिर्फ बल्ब ही क्या कर लेगा जब जनरेटर ही नहीं रहेगा तो सर्किट कंप्लीट ही तभी होगा जब उसमें पावर एब्जॉर्बिंग और पावर डिलीवरिंग दोनों तरह के सर्किट एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखिए, एक्सपेंडिंग का मतलब ये कि किसी लोड को कोई जनरेटर, कोई बैटरी किस रेट से पावर सप्लाई करता है, किस रेट से एनर्जी सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। या कोई लोड, कोई बल्ब, कोई फैन, कोई गीजर, कोई एयर कंडीशनर, कुछ भी, वो किस रेट से किसी सोर्स के थ्रू आते हुए पावर को एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या बोलते हैं, किसी सोर्स से आते हुए एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो एनर्जी को, तो पावर को क्या लिख लें हम, सिंपल शब्दों में, P इज इक्वल टू dW बाई dt। क्या लिख लें, dW बाई dt, द रेट ऑफ, देखिएगा ध्यान से, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी, द टर्म इन एनर्जी। तो W क्या है, एनर्जी है। सिंपल भाषा में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू W बाई T, P इज इक्वल टू W बाई T। तो एनर्जी इज इक्वल टू, यहीं से डिफाइन कर लो भैया, ये क्या है, ये वाला एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, पावर इंटू टाइम। अभी बाद में देखेंगे यूनिट क्या है, ध्यान रखिएगा, वॉट। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और dW बाई dt के टर्म में हम तुमको बोले, तो तुम तो बोलोगे कि सर हमको वोल्टेज और करंट के रिलेशन में पावर डिफाइन करना सिखाइए। तो लीजिए, देखिए हम सिखा रहे हैं आपको, dW बाई dt इज इक्वल टू, क्या लिखें, dW बाई dQ इंटू dQ बाई dt। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, dQ ये dQ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यही P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dW बाई dQ को क्या लिखे थे, वोल्टेज, और dQ बाई dt को क्या लिखे थे, करंट। सो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इंटू करंट। P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इंटू करंट। तो अब हमने पावर किसके रिस्पेक्ट में निकाल दिया, वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में। अब देखिए कॉन्वेंशन, अब पावर को निगेटिव और पॉजिटिव कब कहेंगे,
ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है। तो देखिए मानने पे डिपेंडेंट है, ये एक कॉन्वेंशन है, जो जैसा मान लेगा उसका सही। ठीक, तो हम जो मान रहे हैं अभी, हम थ्रू आउट द सिलेबस, हम जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे या नेटवर्क थ्योरी, मशीन, इंस्ट्रूमेंट जो भी पढ़ेंगे, हर जगह हम इसी को अप्लाई करेंगे और यही स्टैंडर्ड है दुनिया का। देख लो, देखिएगा 2 सर्किट हम बना रहे हैं यहां पे। अरे भैया तुमने लिए और सिंपल बना दे रहे हैं, न कहोगे ऐसा ऐसा बना दिया है। एक और दूसरा यहां बनाए दे रहे हैं, देखिएगा। अब देखिए इसके क्रॉस का वोल्टेज प्लस भी। ठीक, यदि यहां से करंट आई फ्लो करता है वट एवर बी द एलिमेंट, तो इसके क्रॉस का जो पावर होगा ना दोस्त, देखिए यदि पॉजिटिव टर्मिनल, वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या करता हुआ दिखे, इंटर करता हुआ दिखे, वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करता हुआ देखेंगे, तो पावर क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ वी आई, प्लस ऑफ वी आई। प्लस वी आई। अब देखिएगा प्लस माइनस भी, अब करंट इसके निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है या इसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो यहां हम पावर लिख देंगे माइनस वी आई। ठीक, अब देखिए माइनस और प्लस कहने का क्या मतलब, देखिएगा यदि किसी सर्किट के, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करेगा तो यह पावर डेसिपेटिंग डिवाइस होगा। और ये वाला क्या होगा, यदि किसी सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता हुआ दिखाई देगा तो पावर डिलीवरिंग, और पावर डेसिपेटिंग को हम पॉजिटिव लिख रहे हैं और पावर डिलीवरिंग को क्या लिख रहे हैं, निगेटिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि किसी भी सर्किट के, वट एवर बी द टाइप ऑफ द सर्किट, यदि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, किसके, वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट उस सर्किट में इंटर कर रहा होगा, उस एलिमेंट में इंटर कर रहा होगा, तो वो सर एलिमेंट क्या करेगा, पावर को का डेसिपेशन करेगा और उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। हमारा कन्वेंशन है, हो सकता है कोई उल्टा लेते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ना उनका गलत ना मेरा गलत। और यदि किसी सर्किट एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एग्जिट करता हुआ दिखाई दे या निगेटिव टर्मिनल से इंटर करता हुआ दिखाई दे, तो हम उसको बोलेंगे पावर डिलीवरिंग डिवाइस। क्या बोलेंगे, पावर डिलीवरिंग डिवाइस। देखिए नीचे में ये जो लाइन लिखा हुआ है, इसमें पावर साइन कन्वेंशन इज सेटिस्फाइड व्हेन द करंट इंटर्स थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल P इज प्लस वी आई, इफ द करंट इंटर्स थ्रू द निगेटिव टर्मिनल P इज इक्वल टू माइनस वी आई। सिंपल वही वाला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इसमें, बस हमने आपके लिए इस सर्किट को लीनियर सीधा बनाया है और उसने इस तरह से बनाया है। आया समझ में पावर। अब देखिए एनर्जी तक आते हैं। क्या होता है भैया एनर्जी, पावर को तो आप ऐसे कहते थे कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, तो एनर्जी क्या बोलेंगे, कैपेसिटी टू डू द वर्क इज एनर्जी। क्या बोले, कैपेसिटी टू डू द वर्क इज एनर्जी। और अभी हमने लिखा था कुछ देर पहले कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या था, हेडिंग चेंज कर लो बाबू, एनर्जी। इसको किससे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से। अभी मत करना कि इसका फर्स्ट लेटर ई से है तो पता लगा ईएमएफ को डिनोट कर देते हैं हम कहीं कहीं, इसलिए हमने एनर्जी को किससे डिनोट किया है, डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट, पी क्रॉस टी। यूनिट क्या, जूल। यूनिट क्या, जूल।
अब देखिए इसको, इसके यूनिट को हम और क्या लिख सकते हैं, वॉट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू ऑल्सो जूल। वॉट इंटू सेकेंड इज ऑल्सो जूल। अब देखिए एक मिनट और देखिए, थोड़ा सा और है इसमें। इंटीग्रेटेड फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए हम P इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे, dw बाई dt। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, P dt इज इक्वल टू dw, इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक, तो इसको लिख लेंगे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T नॉट से T तक P dt। अब P किसके बराबर, V इंटू आई। इसी को क्या लिख लें, इंटीग्रेशन T नॉट से T V इंटू आई dt लिख सकते हैं। यही हमारा क्या डिफाइन हो गया, इंटीग्रेटेड फॉर्म में एनर्जी डिफाइन हो गया। अब सुनिएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई नहीं करेगा सर्किट, तब तक वो सर्किट का सॉल्यूशन सही नहीं होगा। मींस एवरी इलेक्ट्रिकल सर्किट मस्ट सप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्चुअली कहता क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be destroyed, it can only be transferred from one form of energy to another form of energy। इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, इसे बनाया या बिगाड़ा, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सर्किट में क्या काम, सर्किट में यह काम दोस्त कि इंस्टेंटली यदि टाइम को फिक्स कर लें, किसी एक टाइम पे जितना पावर सोर्स डिलीवर करेगा उतना ही पावर लोड एब्जॉर्ब करेगा, या यूं कहें कि जितना पावर लोड एब्जॉर्ब करेगा एट अ पर्टिकुलर टाइम उतना ही पावर सोर्स क्या करेगा, डिलीवर करेगा। ठीक, अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज, हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि भैया पावर डिलीवरिंग को क्या बोल देंगे, टाइम तो कांस्टेंट रख दिए, टाइम को हटा दिए इससे, तो एनर्जी और पावर क्या हो गया, बराबर, तो कांस्टेंट हो गया। तो हम लिख रहे हैं तो समेशन ऑफ पावर इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ पावर इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0, दैट इज पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब्ड। बोला एक सर्किट किसी इंस्टेंट पे उतना ही पावर डिलीवर करेगा जितना उसका लोड एब्जॉर्ब करेगा। यही क्या है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मींस टोटल समेशन ऑफ पावर 0 हुआ कैसे बाबू, पावर डिलीवर्ड P बराबर भी आई प्लस में, सॉरी माइनस में, और पावर एब्जॉर्ब प्लस में भी है। तो दोनों को यदि एक साइड कर देंगे तो प्लस भी आई और माइनस भी आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ना, हम अभी करके दिखा दे रहे हैं एग्जांपल में आपको। हमने अभी क्या बोला कि कोई सर्किट उतना ही पावर, किसी सर्किट का सोर्स उतना ही पावर डिलीवर करेगा जितना लोड एब्जॉर्ब करेगा। मतलब एक सेंडिंग था, P डिलीवर्ड इज इक्वल टू माइनस भी आई, और एट द सेम इंस्टेंट P एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू प्लस भी आई। तो यदि हम इसको लिखें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो समेशन ऑफ पावर क्या हो जाएगा, 0, मतलब पी डी प्लस पी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो इट विल बी प्रूव्ड और नॉट, इट विल बी प्रूव्ड। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा बेसिक कुछ पॉइंट्स थे दोस्त, जो सर्किट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
अब सुनिए, अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 4 होने वाला हमारा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक तो हम क्वेश्चंस पहले करेंगे, अभी तक जो पढ़े उसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और सर्किट एलिमेंट्स का डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स, वहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कितने टाइप का, 5 टाइप का, और 5 दूनी 10 टाइप का। वो हम लोग अगले क्लास में, जब हम इसका हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सर्किट एलिमेंट्स का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अस, यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। सो बने रहिए हमारे साथ, और अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद सर्किट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।